नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हिंदी भाषी परीक्षा हो टीजीटी, पीजीटी की, या फिर एसआई, यूपी टेट, सीटेट, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में उपभाषा और बोली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। उपभाषा की बात की जाए तो 5 हैं और बोली जो है 18 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वह शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं, जैसे कौरवी हैं, हरियाणवी हैं, बुंदेली है, कन्नौजी है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती हैं, जैसे बघेली हो गई, अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ये तीनों जो बोली हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इससे पहले प्रश्न में देखा गया है पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अब प्रश्न में पूछा गया है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली या कौरवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली या कौरवी बोली, इसका जो संबंध है ये पश्चिमी हिंदी से है। ठीक है, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, ये सभी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अवधी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी से है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। अगला है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल जो संख्या है वह है 18। अब 18 बोलियों में जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, दक्खनी है, हरियाणवी है। राजस्थानी के अंतर्गत जो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी। ये कुल 18 हैं। अगला है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5। अगला प्रश्न है, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? ये जितने साहित्यकार हैं, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुरी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कुछ व्याकरण के भी प्रश्न लिए गए हैं। भाषा बोली के साथ साथ व्याकरण के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह जो है हस्तलिखित प्रश्न तैयार किए गए हैं।
सभी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछे गए हैं और जिनकी संभावना बन रही है आगामी परीक्षाओं के लिए, उन सभी को रखा गया है आज के इस वीडियो में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मान के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है? किस भाव के लिए? आपके निम्नलिखित में से किस भाव के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मय, आश्चर्य, क्रोध और विषाद। क्रोध के लिए। अगला है, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण है तो इसमें हो जाएगा अत्यंत। अगला है, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वस्तु। अगला है, उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के संभा। इस पंक्ति के कौन सा अलंकार है? उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के संभा। इसमें जो अलंकार है ये अनन्वय है। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अभंग श्लेष है। इसमें अभंग श्लेष है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अगला है, हिंदी का प्रसार और विकास किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रसार और विकास किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है वह 351 में दिया गया है और 343 से लेकर के 351 तक जो है जितने भी अनुसूची हैं, अनुच्छेद है, वह हिंदी भाषा के से संबंधित हैं। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, संघ की राजभाषा। और 344 में जो है राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति। 345 में जो है राजभाषा एवं राजभाषाएं। इस तरह से 343 से 351 तक वर्णन किया गया है और 351 में जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बात कही गई है। अगला है, इकार बहुला बोली कौन सी है? इकार बहुला बोली कौन सी है? बिहारी। बिहारी जो है इकार बहुला बोली है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। मैथिल कोकिल के नाम से आप सभी को तो जानते ही हैं। विद्यापति को जाना जाता है, उनकी एक रचना है पदावली के आधार पर उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उकार बहुला का संबंध जो है यह ब्रजभाषा से है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उकार बहुला का संबंध ब्रजभाषा से है और आकार बहुला जो है यह अवधि से है। ठीक है, अकार अवधि से है, उकार ब्रज से है। आकार, अब यह है आकार। ठीक है, आकार का संबंध जो है यह कौरवी से है। इकार का यह बिहारी से है यानी भोजपुरी से है। अगला है, लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है?
लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चित्रलिपि है, फिर प्रतीक लिपि है, भाव लिपि है और फिर ध्वनि लिपि है। यह लिपि के विकास का सही क्रम है। ठीक है, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, उसके बाद फिर ध्वनि लिपि। अगला है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो इसमें बघेली नहीं है, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। बघेली जो है यह अवधी की है। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये अवधी की है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसमें जो है कुमायूनी, ये पूर्वी हिंदी की नहीं है बल्कि पहाड़ी हिंदी की है। अगला प्रश्न है, अंतर्वेदी किस बोली का अन्य नाम है? अंतर्वेदी किस बोली का अन्य नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। अंतर्वेदी जो है ब्रजभाषा की बोली का नाम है। अगला है, खड़ी बोली किस बोली का अन्य नाम है? खड़ी बोली किस बोली का अन्य नाम है? तो यह कौरवी का है। खलटाही या लरिया किस बोली का अन्य नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। खलटाही या लरिया किस बोली का अन्य नाम है? तो यह छत्तीसगढ़ी का है। रिवाई किस बोली का अन्य नाम है? रीवा मध्य प्रदेश, रीवा। तो यह बघेली का है। ये बोली और भाषा से संबंधित जो प्रश्न है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और सिर्फ आपको यही नहीं पढ़ना है कि उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं और कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इनके साथ देखिए, ये खलटाही या लारिया ये महत्वपूर्ण हो गया है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम है। रिबाई जो है ये बघेली का है। कोसली या बैसवाड़ी किस बोली का अन्य नाम है? यह भी महत्वपूर्ण है। तो ये अवधी का है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं भाषा और बोली से, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, भाषा और बोली से संबंधित आपके प्रश्न एकदम 100% तैयार हो जाएंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है, भाट भाषा का अन्य नाम क्या है? भाट भाषा का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है वह डिंगल है। नाग भाषा का अन्य नाम क्या है? तो नाग भाषा पिंगल को कहते हैं, भाट भाषा डिंगल को कहते हैं। ठीक है, डिंगल पिंगल। मानस्वरों की संख्या कितनी है? मानस्वरों की संख्या कितनी है? तो 8 है। स्वनिम का एक अन्य नाम है। स्वनिम का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका जो एक अन्य नाम है वह है ध्वनिग्राम। अगला प्रश्न है, स्वनिम के कितने भेद हैं? स्वनिम के कितने भेद हैं? तो स्वनिम के 2 भेद हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न है, कालीन कैंची बेगम कौन सी भाषा के शब्द हैं? कालीन कैंची बेगम कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 3, तुर्की। कालीन कैंची बेगम यह जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है। रिक्शा शब्द है, रिक्शा शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी। चाय लीची शब्द है, किस भाषा के? चाय लीची। तो चाय लीची चीनी, चाय में चीनी पड़ती है, लीची मीठी होती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चाय और लीची जो शब्द हैं वह चीनी का है। अलमारी, मेज, तौलिया यह किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली के हैं। अलमारी, मेज, तौलिया ये सभी जो है पुर्तगाली के हैं। ठीक है। अब खिड़की, अलमारी, मेज, तौलिया ये सभी पुर्तगाली के हैं। कमीज, तंबाकू, कमरा यह शब्द किसका है? कमीज, तंबाकू, कमरा
यह भी पुर्तगाली के हैं। डायरी टेलीफोन कैंसर, यह शब्द क्या है? डायरी टेलीफोन कैंसर, तो यह अंग्रेजी के हैं। टोपी, लोटा, चूड़ी, चिकना, झंडा, यह शब्द क्या है? यह देशज हैं। खरगोश, तमाशा, सितारा, कबूतर शब्द हैं। खरगोश, तमाशा, सितारा, कबूतर, यह फारसी के हैं। 42 नंबर है गिरफ्तार, ताज़ा, तीर, गोला, कौन से शब्द हैं? यह फारसी हैं। अगला है किताब, कातिल, औलाद शब्द हैं। किताब, कातिल, औलाद, अरबी हैं। अगला शब्द है तत्सम शब्द है। इसमें से तत्सम शब्द का है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है, लेकिन जो है उनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित होता है। हिंदी में उसका रूप परिवर्तित होता है। तत्सम जिसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, तो ये बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। परीक्षा शब्द जो है तत्सम है। ये छतरी वाला छ जिस शब्द में आ जाए वह मान के चलिए आपका तत्सम शब्द है। ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो पलंग आपका तद्भव है। चंद्र बिंदु जहाँ आ जाए, चंद्र बिंदु, वह आपका तद्भव होगा। जैसे चाँद हुआ। जागना का तत्सम होगा, जागना का तत्सम होगा तो जागरण होगा। सेना नायक लखपति में कौन सा समास है? सेना नायक लखपति में कौन सा समास है? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है, सेना नायक और लखपति। अगला है बेफायदा बराबर बेशक में कौन सा समास है? बेफायदा बराबर और बेशक, तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। निपात के मुख्यतः कितने भेद हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। निपात के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो निपात के कुल 9 भेद हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें देखिए देवनागरी लिपि आक्षरिक होती है, सही है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, यह भी सही है। देवनागरी की उत्पत्ति विदेश में हुई है, यह असत्य है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णानुक्रम वैज्ञानिक है। तो इसमें जो असत्य कथन है वह सी हो जाएगा, केवल सी। यह थे हिंदी भाषा, बोली, तत्सम, तद्भव और देशज विशेषज, सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्नों को हम बराबर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।